हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये है क्लास 12 के ऑसिलेशन चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि दो एसएचएम का हम कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं और दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन होने के बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उसका इक्वेशन हम निकालेंगे। ठीक है, और उस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना होगा, फेज़ कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलॉन्ग द सेम पाथ। देखो, दो SHM है जिनको हमें कंबाइन करना है। ठीक है, सिंगल SHM में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने देखा है, क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर हम इसमें अभी क्या है, फेज 0 है, अगर इसमें फेज भी ऐड करना होता है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, फाई फेज ऐड कर देते हैं। तो ये हमने सिंगल एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे, उसको हम ऑसोलेट कराएंगे और एट ए टाइम उसको हम कितने ऑसोलेशंस को सब्जेक्ट करेंगे, 2 ऑसोलेशन से सब्जेक्ट करेंगे। लेकिन जो आपका पार्टिकल होगा वो 2 ऑसोलेशन की वजह से उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। वो मोशन जो हमें करना है या उसको देना है, दोनों एसएचएम का, जो 2 एसएचएम हम उस पार्टिकल पे इम्पार्ट करने वाले हैं, उन दोनों एसएचएम का क्या सेम होना चाहिए, तो दोनों एसएचएम का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहला जो एसएचएम है या पहला जो वाइब्रेशन है वो टाइम पीरियड उसको लगता था मान लो 4 सेकंड एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरा भी एसएचएम, दूसरा भी वाइब्रेशन हम ऐसा ही लेंगे कि जिसका टाइम पीरियड भी कितना हो, 4 सेकंड। और दोनों एसएचएम कंबाइन तभी हो पाएंगे जब वो 2 एसएचएम सेम पाथ पे हो। ठीक है, सेम पाथ पे पार्टिकल ऑसोलेट करेगा, दूसरे पार्टिकल का एसएचएम हम उसमें ऐड नहीं कर सकते या फिर हम ऐड अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें किसी पार्टिकल को कंबाइंड 2 एसएचएम देना है तो दोनों एसएचएम आपके कैसे चाहिए, तो दोनों एसएचएम का टाइम पीरियड सेम चाहिए और दोनों एसएचएम कहाँ पे हो, ऑफकोर्स कि एक ही सिंगल पाथ पे हो, सेम पाथ पे हो। तो इसीलिए हेडिंग में बोल रखा है उन्होंने कि दोनों एसएचएम का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। और दूसरा कैसे कि जो पाथ है एसएचएम का, दोनों एसएचएम का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती है, तो 2 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो सकती है। कौन सी, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड जो फेज है, फेज में बी डिफरेंट। दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड और फेज अलग अलग हो सकते हैं। अभी फेजेस अलग अलग होना मतलब कभी कोई पार्टिकल का एसएचएम जो है, मान लो एक एसएचएम जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, और जो दूसरा एसएचएम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस केस में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई/2 का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। तो फेज अलग अलग हो सकता है। पहला एसएचएम जो स्टार्ट हो रहा है वो मीन पोजीशन से, दूसरा एसएचएम जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ऐसा चलेगा, लेकिन पाथ सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। पहला जो है इतने एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट हो रहा है, दूसरा इतने एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट हो रहा है, चलेगा, लेकिन पाथ जो है वो पाथ सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड एंड फेजेस में बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है ना, आगे जाके आप वेव में पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम और सुपरपोजिशन, आपने कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा हो इससे पहले, वो सुपरपोजिशन और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इसका हम पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि जब 2 एसएचएम को हम कंबाइन करेंगे, फिर से 2 एसएचएम को जब हम कंबाइन करेंगे, और किन 2 एसएचएम को कंबाइन करना है, ऐसे 2 एसएचएम को कंबाइन करना है जिनका टाइम पीरियड सेम हो और जो पार्टिकल को एक ही सिंगल सेम पाथ पे क्या करे, वाइब्रेट कराए। ऐसे 2 एसएचएम अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, when a particle is subjected to टू एसएचएम साइमल्टेनियसली, अगर किसी पार्टिकल को साइमल्टेनियसली मतलब एट अ टाइम 2 एसएचएम हमने इम्पार्ट कर दिए, 2 एसएचएम दे दिए, देन, और दोनों एसएचएम कैसे होने चाहिए, ये जो कंडीशंस बोली वैसी, देन
द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। हम हमारे लाइन में लिखेंगे, हमारी लैंग्वेज में। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले एसएचएम ने जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे एसएचएम ने जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो वाला डिस्प्लेसमेंट का कौन सा एडिशन होगा? वेक्टर एडिशन। व्हाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल एसएचएम व्हेन दे वर अलोन। अगर पहला एसएचएम रहता, सिर्फ सिंगल एसएचएम के बारे में हमने पढ़ा है, सिंगल एसएचएम कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ऐसे दो एसएचएम है तो दूसरा एसएचएम का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन का भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो उन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे? उन दोनों की हम उन दो डिस्प्लेसमेंट्स की वेक्टर एडिशन होगी, और वही क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मान लो जो पहला डिस्प्लेसमेंट है वो है x1, और इसको मैं लिखता हूँ a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 देखो एम्पलीट्यूड a1 बता रहा हूँ मैं, और फेज जो है वो क्या है? 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ 5 करेक्ट है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ मैं a2 एम्पलीट्यूड अलग, साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स है। क्यों? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के फेजेस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम। तो यहाँ पे भी मैं वेक्टर लिख दूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी क्या हो जाएगा? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूँ मैं। किससे डिनोट कर देता हूँ? कैपिटल एक्स से। ठीक है, या फिर चलो रहने दो ऐसा ही, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर सम, मतलब क्या? दो वेक्टर की सम, x1 बार प्लस x2 बार। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अभी मैं लिख देता हूँ x1 बार क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस x2 बार को लिखता हूँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज़ करना होगा, कौन सा? साइन ऑफ a प्लस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आसान हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या है? ए है बी, ए है बी। ठीक है, तो ये वन एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी मतलब साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी साइन बी साइन 5। ये पहला हुआ। अभी आगे वाला इधर ही करता हूँ, प्लस प्लस a2, इधर करो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पे स्टेप्स हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे है a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पर है a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 कॉस 5। थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन 5। a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से ना साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ। मैं जो साइन ओमेगा टी है उसको कॉमन ले लेता हूँ। अगर साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया तो देखो क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 एक टर्म है, और a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 एक टर्म है। इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन, तो इसमें क्या बचा? a1 कॉस 5, तो इधर लिख दूँ मैं a1 कॉस 5 प्लस ये क्या बचेगा? a2 कॉस 5, a2 कॉस 5। ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद। ओके, तो इसी तरह से मैं क्या करूँगा? देखो यह भी क्या आ जाएगा? a1 कॉस ओमेगा टी साइन 5, a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ? कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर बचेगा क्या? देखो इसका बचेगा a1, ये कॉस ओमेगा टी कॉमन है साइन 5, तो a1 साइन 5 प्लस इसका क्या है? a2, ये कॉस ओमेगा टी कॉमन है साइन 5।
कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया है। साइन ओमेगा टी को कॉमन लेंगे तो ये वाले ऐड हो जाएंगे, कॉस ओमेगा टी को कॉमन लेंगे तो ये वाला और ये वाले ऐड हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं पुट ये जो है कॉस वाले टर्म उसको आर कॉस डेल्टा मान लेते हैं। क्यों? किसको? इसको छोटा करने के लिए। ठीक है, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इज इक्वल टू, सब कॉस है ना, तो इसको मान लो आर कॉस डेल्टा। अभी आर क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, a1 a2 एम्पलीट्यूड है, तो दोनों को कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा आर, और इन दोनों फेजेस को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा कॉस डेल्टा। उसी तरह से ये हो जाएगा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट है किधर? नहीं है अभी तक, तो चलो रहने दो, फर्स्ट ही। ठीक है, तो देयरफॉर ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स बार विल बी, देखो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 की जगह पे डाल दूँ आर कॉस डेल्टा, आर कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 की जगह पे डाल दूँ आर साइन डेल्टा, और आगे वाला cos ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर को कॉमन निकाल लेंगे। आर को जैसे ही कॉमन निकालेंगे क्या बचा, कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी, या फिर मैं उसको प्रोडक्ट है तो ऐसा लिख दूँ साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको वापस इसके साथ में कंपेयर करो, ए की जगह पे है ओमेगा टी और बी की जगह पे है डेल्टा। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, तो इसको लिख दूँ साइन ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे है डेल्टा, तो एक्स बार। तो ये जो एक्स बार है, एक्स बार क्या मिला देखो हमको, आर मिला। आर मतलब क्या, देखो इसको अगर कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के साथ में कंपेयर करो, तो x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे x बार क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे r क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा टी एज इट इज। यहाँ पे फाई क्या होता था, फेज ऑफ SHM। यहाँ पे ये डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा रिजल्टेंट फेज, क्योंकि ये डेल्टा वगैरह ये r वगैरह हमको कब मिले, जब हमने 2 SHM को ऐड करा है। ठीक है, तो r को हम बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फेज। तो जब कोई पार्टिकल को हम एट ए टाइम 2 SHM को इम्पार्ट कर देते हैं, 2 SHM को उसको सब्जेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट मोशन है ना, और रिजल्टेंट मोशन का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम SHM के इस वाले इक्वेशन के साथ, डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो इससे हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली, देन, लेकिन कंडीशंस क्या, प्रोवाइडेड बोथ द SHM हैव सेम पीरियड एंड both the SHM are along same path, then the resultant motion of the particle will also be SHM, but the resultant motion or resultant SHM will have different amplitude and different phase. ठीक है, the resultant displacement is the vector sum of individual displacement. Resultant displacement will have different amplitude and will have different phase, but the resultant motion will also be SHM, because this is the equation we can easily compare with this displacement equation. ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन जो है वो SHM का है, और ये जो मिल रहा है हमें इक्वेशन वो भी SHM का ही है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो भी कौन सा होगा, रिजल्टेंट मोशन भी होगा SHM। ठीक है, अभी ये जो रिजल्टेंट है मोशन SHM, उसका हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड कितना होगा और फेज कितना होगा। तो ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके साथ में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वो करते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जब हम दो SHM को कंबाइन करेंगे ये वाली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या होगा, SHM ही होगा। ये R होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये डेल्टा होगा रिजल्टेंट फेस। अभी हमें क्या करना है, हमें R की वैल्यू भी निकालना है और हमें क्या निकालना है, डेल्टा की वैल्यू भी निकालना है। तो ये दो इक्वेशन हमने पहले ही लिख लिए हैं, जिसको इक्वेशन हमने क्या बोला था, 1 बोला था। तो अभी इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेके ही हम क्या करेंगे, R की वैल्यू भी निकालेंगे और डेल्टा की वैल्यू भी निकालेंगे। पहले R की तरफ जाते हैं। तो इक्वेशन 1 और जो है पूरा उसको ठीक से देखो, क्या होगा। देखो ये R साइन डेल्टा है, ये R कॉस डेल्टा है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ R की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें इधर ऐसा कुछ करना होगा कि यहाँ पे सिर्फ R का टर्म बचे, ये बाकी साइन और कॉस है ना हट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन 1 इसको बोला है, मैं इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड बोल देता हूँ। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये दो इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, सिर्फ LHS देखना, ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा और ये हो जाएगा R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। उतना करने के बाद दोनों का अगर मैं ऐड कर दूँ तो इन दोनों में से R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो LHS साइड में सिर्फ कौन बचेगा, R स्क्वायर। तो ऐसा वाला लॉजिक लगा के मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड सेकंड। स्क्वेयरिंग करने के बाद ऐड कर दो, किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो इधर का स्क्वेयरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो इधर का RHS को भी स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे देखो R स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा आएगा वो 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। थोड़ा हेक्टिक होगा कैलकुलेशन, आपके बुक में डायरेक्ट दे दिया है आंसर, वो कैसे आता है समझ में नहीं आता है, तो हम उसको समझ लेंगे, समझ के हम इसका क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसको देखो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे A है इतना बड़ा, B है इतना बड़ा, ठीक है। चलो A स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1, ठीक है, प्लस अभी पहले B स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस अभी 2AB, तो 2AB का पहले A1 A2 लिख लूँ इंटू साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2, ठीक है। ये अभी तब सिर्फ इसका स्क्वायर हुआ है, अभी इसका करेंगे, नीचे लिख देते हैं प्लस, इसका भी उसी तरह से करेंगे, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2। अभी आगे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक से ऑब्जर्व करो। देखो इन दोनों में से A1 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो A1 स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद देखो ब्रैकेट में क्या बचता है, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 कितना हो जाएगा, 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखो इन दोनों में से A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो निकाल लिया, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, इसका साइन स्क्वायर फाई 2 आएगा और इसका कॉस स्क्वायर फाई 2 आएगा, साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 फिर से 1 हो जाएगा, तो इसको लिख दूँ 1, ठीक है। प्लस इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकाल लूँ, 2A1 और A2। अभी ब्रैकेट में देखो क्या आता है, पहले मैं कॉस वाली टर्म लिखता हूँ, ठीक है। कॉस फाई 1 एडिशन ही है तो कुछ भी लिखो चलेगा, कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, हम जब ऐसा लिखते हैं कॉस ऑफ A माइनस बी, तो कॉस ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला होता है, वो होगा कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो इसी तरह से दिख रहा है, देखो कॉस A
कॉस बी, ये माइनस है ना तो इधर प्लस होता है, सॉरी, तो प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो वही किस्सा इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दो तो इतना बड़ा हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। यहाँ पे मालूम है A1 मतलब क्या, पहले SHM का एम्पलीट्यूड, A2 मतलब क्या, दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड, फाई 1 मतलब पहले SHM का फेस और फाई 2 मतलब दूसरे SHM का फेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर सॉरी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अभी हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जाओ। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो टैन डेल्टा में इक्वेशन आएगा, चलेगा। तो टैन डेल्टा में जो इक्वेशन आएगा उससे हम डेल्टा निकाल पाएंगे कैसे, टैन इनवर्स करके। तो मैं फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। फर्स्ट को सेकंड से जब डिवाइड करेंगे तो आर साइन डेल्टा अपन आर कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, आर आर कट होके डायरेक्ट लिख दूँ मैं टैन डेल्टा। ठीक है, और इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट लिखता हूँ, चलो A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 अपॉन A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू लिख दूँ, ये टैन उधर जाके टैन इनवर्स हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 अपॉन A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। खत्म, डेल्टा भी क्या हो गया, हमको मिल गया। इस तरह से हम रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड भी ढूंढ सकते हैं और रिजल्टेंट SHM का फेज भी हम ढूंढ सकते हैं। सिर्फ हमको क्या मालूम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मालूम होना चाहिए इंडिविजुअल SHM के, और इंडिविजुअल SHM के फेज डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए, या सिर्फ इनिशियल फेजेस जो फाई 1 और फाई 2 है उसको प्रॉपर नेम है इनिशियल फेजेस, या इपो भी बोलते हैं, EPOCH। लेकिन CH को इपोज विपोज नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बोल देंगे इपो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM। अभी इसमें क्या है, अगर 2 SHM के बीच में फेज डिफरेंस कितना है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्टेंट SHM आएगा उसके जो एम्पलीट्यूड है उस पर असर गिरेगा, और आपका जो फाइनल SHM जो आएगा उसके फेज पे भी असर पड़ने वाला है। तो अभी हम कुछ केसेस देखेंगे, कुछ केसेस जिसमें कौन असर करने वाला हो, इनिशियल फेजेस असर करेंगे किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रफ करता हूँ फिर हम देखेंगे केसेस। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कुछ केसेस जो किस पे डिपेंड होंगे, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यूज़ पे डिपेंड होंगे, और उससे किस पे असर गिरने वाला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे। तो केस फर्स्ट लेते हैं, इफ फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो 2 SHM है इंडिविजुअल SHM, उनकी दोनों की इनिशियल फेजेस सेम है, मतलब दोनों SHM सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। दोनों की इनिशियल फेजेस सेम होंगी। तो इससे इस पर क्या असर पड़ेगा, देखो R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस कितना हो जाएगा, 0। फाई 1 माइनस फाई 2 0 है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है दोनों का। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। इसको ठीक से देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो R हो जाएगा अंडर रूट A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, तो अगर दोनों SHM के बीच का फेज डिफरेंस 0 है तो जो रिजल्टेंट SHM हमें मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, सीधा सीधा पहले का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, और इस केस में एक और बात बोली है, अगर A1 और A2 दोनों सेम रहे तो क्या हो सकता है, 2A हो सकता है।
इफ़ A1 इज इक्वल टू A2, इफ़ ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, इफ़ φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है, पहला SHM और दूसरा HHM इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का। इसका फिर से मतलब क्या है, पहला SHM स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से और दूसरा SHM जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, तो दोनों SHM के बीच का इनिशियल का फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री, या फिर π/2 रेडियन भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, क्या आ जाएगा वैल्यू, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 90। cos 90 सबको मालूम है 0 होता है, तो r हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बस इतना ही। ठीक है, अगर फिर से इफ A1 इज इक्वल टू A2, फिर क्या होगा, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट A1 A2 को a मान लो, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट 2A। मालूम नहीं है आपकी बुक में क्यों दिया है, लेकिन दिया है तो हम भी ले लेते हैं। ठीक है, अगला केस क्या होगा, अगले केस में हम देखेंगे कि दोनों जो SHM हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री के लिए मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखने में काम आएगा। अभी मैं यहीं पे देखता हूँ केस थर्ड। ठीक है, क्या है आपका, जो φ1 माइनस φ2 है वो है 180 डिग्री। तो डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, r इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 180, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो cos 180 माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ठीक है, -1 की वजह से ये वाला प्लस साइन माइनस हो जाएगा। इसको ठीक से देखो, ये होता है A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो A माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा A1 माइनस A2। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस कितना रहा, 180 का। अगर इसमें फिर से इफ A1 इज इक्वल टू A2 देन रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको कितना मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा 0। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देख लिया है कि दो SHM का कॉम्बिनेशन हम कब कर सकते हैं। दो SHM का कॉम्बिनेशन करा तो उसके बाद में रिजल्टेंट मोशन कैसा बनेगा, वो भी SHM ही बनेगा। और रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका फेज कितना होगा, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन ढूंढ लिए हैं और उसके लिए कुछ केसेस भी हमने ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।